आए थे ईद के दिन, ईद की बातें कर। हाँ, ये मेरे ख्याल में सियासी बातें बहुत ज्यादा हो गई। अब मेरे ख्याल में वापस ईद पे आते हैं। तो ये छोटी ईद है, इसको मीठी ईद भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसको जो मीठी ईद पे मीठा बनाया जाता है, तो आप मीठी में क्या खाती हैं या बनाती हैं? बनाती है, पहले ये बताएं। फातिमा, मैं बना तो मैं कुछ भी नहीं सकती हूँ। एक ज़माने में केक्स बेक करती थी, लेकिन अब उसका भी टाइम नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ, मेरे घर में और जो लोग हैं वो खाना क्या पसंद करती हैं मीठा? जब मेरी शादी हुई ना तो बड़ा मज़ा आया। जिस दिन मैं घर में मीठा ना बनवाऊँ तो मेरे हस्बैंड जो है ना गाड़ी पकड़ के बाहर जाके, तो जनाब पता चला कि हम वहाँ पे गुलाब जामुन खा रहे हैं, कोई खीर खा रहे हैं, कोई खाना। तो मैंने ये रियलाइज़ किया था इनका तो बहुत स्वीट टूथ है। तो फिर मेरे घर में तो रोज़ ही मीठा बनता है। और ईद पे तो ख़ास एहतमाम होता है, जो हम वो बनाते हैं, जो सेवियाँ हैं हमारी, वो सवैयाँ जो तो बहुत, यानी कि जी कौन सी सवैयाँ बनाती हैं? ये जिसमें सारा कुछ डलता है उसको आप शीर खुरमा बनता है हमारे घर में, और बड़े शौक से खाया जाता है। और अगर ना बने तो मेरे घर में तूफान आ जाए। और फिर ये है कि उसके अलावा आप अगर ब्रेड पुडिंग बड़े शौक से सारे खाते हैं, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में बने। और मिठाई तो होती है, वो तो चलती उसके बगैर तो गुजारा नहीं। हालांकि मैं अब ज़्यादा फल शौक से खाती हूँ, क्योंकि इस उम्र में आके तो मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा मीठा का ना ज़रा थोड़ा बहुत यंग लग रही है आपकी। हाई मेंटेनेंस, स्विमिंग, योगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। टाइम निकाल लेती हैं? अभी भी मैं आपके इंटरव्यू से पहले मैं स्विमिंग करके आई हूँ। ईद के दिन बस वो थोड़ा सा टाइम मिल गया था, जब मेरे हस्बैंड अपने दोस्त अहबाब को मिलने गए हुए थे, तो मैं कहा फटाफट आधा घंटा स्विमिंग करके तो आपकी फिटनेस का राज यही। बिल्कुल। जितना आपका आप यकीन करें, जितना खाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतनी आपके जिस्म के लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। उससे आपका सिस्टम सही रहता है, आपकी सेहत सही रहती है, आपकी फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत होगी तो आप दुनिया का कोई और काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेहत होनी चाहिए। बिल्कुल। और रमज़ान में आपको पता है थोड़ा सा एक्सरसाइज की रूटीन कम हो जाती है, तो वॉक शॉप भी बंदा नहीं। जी, सारे रोजे रखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जितने अल्लाह ताला ने तौफीक दी। कोशिश तो होती है कि बंदा पूरे। बीच में मैं एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर गई थी, तो वो थोड़े छूट गए, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला बाद में रखे जाएंगे। बाद में रखती हैं रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे। अब नियत तो है। बड़े अच्छे। कोई लास्ट ड्रामा देखा वो कौन सा? वो जिसमें ये सच कब होता था, और हमारी ये बड़ा अरसे पहले मैं देखती थी, ये जो मुइन अख्तर वगैरह के होते थे एंड ऑल दैट, और सीरीज चलती थी हमारी जो कॉमेडी ड्रामास जो है ना, हसनात वगैरह के साथ, वो मुझे बड़ा शौक था। एरा के बाद आपने वो ड्रामा स्किप कर दिया? मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर आपको पता है ये सीरियल्स होते हैं ना, टाइम तो या तो फिर आप सारे देखें, एडिक्शन लग जाती है। अगर आपने सारे नहीं देखे तो फिर एक आध देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो वैसे मैं कभी कभार सिनेमा हॉल में जाके मूवी ज़रूर देखती हूँ। लास्ट मूवी आपने कब देखी? ये ना पूछो। एक इंडियन मूवी थी, मैंने अपने पॉपकॉर्न खाया, नाचोस खाया, और फिर इंटरवल में मैंने कहा बहुत होगी मेरे साथ, फिर मैं घर वापस आ गई थी। तो म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट है आपका? म्यूजिक में है मुझे नुसरत फ़तेह अली खान, बहुत मुझे उनके अच्छे लगते थे, और अब राहत फ़तेह उनके भी बड़े अच्छे हैं, और ये नईरा भी, नूर भी गाती थी, और ये हमारी जो भी हमारे म्यूज़िक जो अच्छा होता है ना, वो रीमिक्सेस भी मैं सुनती हूँ शौक़ से। और हमारे और बहुत से लोक सिंगर्स हैं, और रेशमा मुझे बड़ी पसंद थी। और अब आप मुझे नाम लें तो मैं आपको बताऊंगी। और मुझे नए सिंगर्स में मुझे ये अली ज़फ़र और दूसरे जो हमारे जो बड़े अच्छे सिंगर हैं, ये और इनका नाम जी, गाना कोई उनका याद आ रहा हो तो मैं भी नाम सजेस्ट कर दूँ? नहीं, बड़े ये और हाँ जी,
उनकी मूवीज नाम से मतलब आपका इंटरेस्ट है उनकी मूवीज में, उनके गानों में? हाँ, मूवीज मैंने उसकी सारी देखी हैं। ऐसा है कि हमारे जो सिंगर्स इंडिया में चले गए हैं वो हिट हो गए हैं, उनके पास काम भी है, लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। उनके पास काम नहीं है, उनके पास कुछ करने को नहीं है। पहले तो था ना कि उनके पास ऑप्शन होती थी कि एल्बम रिलीज करिए, इससे उनको फ़ायदा हो जाता था। उसके अलावा चैनल पे काफ़ी म्यूजिक चैनल पे हाँ, वो उनके गाने अभी भी म्यूजिक चैनल्स तो हैं काफ़ी, उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे कुछ चैनल जिस चैनल के हैं ना म्यूजिक चैनल, वो स्पेसिफिकली अपनी मूवीज़ के गाने चलाते हैं या कुछ गाने चलाते हैं, ये सीन है। मतलब 1 या 2 या 3 मैक्सिमम चैनल होंगे म्यूज़िक के। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिंगर मैक्सिमम क्या गा रहे थे, OST हो जाते हैं 1-2 ड्रामाज के। तो आपकी हुकूमत या आप लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कुछ देखिए, मुझे तो मेरे तो ख्याल में हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री भी, अब अली अज़मत को देख लें, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इन सारों अच्छे हैं, इनकी एल्बम्स भी हैं और बड़ी हिट भी होती हैं और ये बड़ा काविश भी करते हैं। आपकी जो सिंगर्स नए बच्चे नए लोग आए हैं उनके लिए ऑप्शन नहीं है उनके पास म्यूज़िक इंडस्ट्री खास तौर पे, क्योंकि ड्रामा पहले ये फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हुई थी लेकिन अब वो ग्रो करेगी। अच्छा, अब म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा शिकार है मुश्किलात का। देखिए, अगर है तो ये हमारे जो कल्चर के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, और जो नए हमारे जो यूथ है, अगर पोटेंशियल है उनमें गाने का, तो उनको तो ज़रूर इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो बड़े अफसोस होगा अगर इस तरह वो, आप जिस तरह कह रहे हो कि वो इट्स गोइंग डाउन, हमें उसको बिल्कुल एक हुकूमती लेवल पे इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको मौक़े फराहम करने चाहिए कि ये अपनी जो टैलेंट है ये लेके आएँ। क्योंकि देखें, जो म्यूज़िक और जो इस तरह जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारा कल्चरल विरसा है, वो तो हमारी पहचान है। तो नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। इनके लिए कोई बजट भी मुख्तस होना चाहिए ताकि इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें जो बाकी दुनिया में, आप जिस इंडिया में कह रही हैं, वो ज़ाहिर है इंडिया में ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक तो वो बड़ा है और उनका एक कल्चर में शामिल है, तो इसलिए वो ज़्यादा मेरे ख्याल में है। लेकिन ये हमारी हमें भी इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। तवज्जो आपने ही देनी है। नहीं, मैं आपका पैगाम बिल्कुल आगे पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरा कंसर्न, जो मेरा पोर्टफोलियो है अब वो है कि मैं चेयरपर्सन हूँ स्टैंडिंग कमेटी फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क में चूँकि एक पैरोकियल माइंडसेट है, जो ख़वातीन है वो सबसे जो गरीब जो पिसा हुआ तबका है ना, वो ख़वातीन का है हमारे। तो उनको किस तरह से अपलिफ्ट करना है, उनको किस तरह एम्पावर करना है, जहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं वो, उनको भी किस तरह से उनकी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने, वो सारों को लेके इकट्ठे मिलना, ये मेरी आजकल जो मेरी, हाँ जी, जो हमारी पाकिस्तान की कमिटमेंट है, SDGs जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030, वो हमने इंटरनेशनली एक सिग्नेटरी है, हमने साइन किए हुए। तो हमने उसके मुताबिक हमने जो भी हमारी स्कीम होगी, मैं कल जा रही हूँ PND के जो चेयरमैन है उनके साथ मेरी मीटिंग है, तो जो भी स्कीम्स हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में शामिल हैं उनमें जेंडर बैलेंस और जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी कुछ स्कीम्स लेके जा रही हूँ ताकि मैं उनको बोलूँ कि जी, और वो खुद भी बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि हमने अब इंटरनेशनल अपने जो कमिटमेंट्स हैं, उनको गोल्स हैं, उनकी तरफ हमने जाना है। तो उसमें वो, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि वो 16 UCs हैं, ये जहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं के एरिया से ना, तो वहाँ पे कुछ स्कीम्स स्टार्ट की हैं इन्होंने, जिसमें छोटे छोटे प्लॉट्स पे घर हैं, उनकी मलकियत भी ख़वातीन की है। फिर उनको जो बी हाइव्स जो है ना, वो उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पे, क्योंकि वो उस एरिया में ना उससे वो इनकम जनरेशन होती है। फिर उनको कट्टे दिए जा रहे हैं, या घर में जो मुर्गियाँ, जो ख़वातीन इस तरह के, उसे अपनी इनकी जो है ना वो एक महाना आमनी के लिए। और ये जो आपका ग्रीन टेलीविज़न है ना, तो जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है ना, उसमें KP में मुझे याद है कि बहुत सारी ख़वातीन ने अपने घर में नर्सरीज लगा ली थी। उसमें वो सैपलिंग्स, जो छोटे दरख्त होते हैं ना, तो छोटे छोटे उनके पौधे जो सैपलिंग्स होते हैं, वो अपने घर में लगा के, तो वो आगे नर्सरीज बना के, तो फिर वो आगे बेचती थी।
उससे उनकी इनकम भी होती थी और आगे वो आपके जो है वो ट्री प्लांटेशन भी चलती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको देखना है कि, और फिर एजुकेशन। अब केपी में तो मुझे पता है 3 अगर स्कूल बनते हैं 2 लड़कियों के लिए होते हैं। अब इसी तरह से यही विजन जो है वो पंजाब में, और पंजाब में तो एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर भी अभी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हमने जो एक आईनी हकूक़ है पढ़ चुके हैं ना, उनका भी ये इशू है, वो कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन क्योंकि हमने कभी अपना वो इंडस्ट्रियल बेस नहीं बिल्डअप की, हमने कभी अपने आईटी की इंडस्ट्री को नहीं बिल्डअप किया, तो जॉब क्रिएशन कहाँ से होगी? सारा पैसा जो इन इंडस्ट्री लगाने पे चाहिए था हुकूमतों को, वो बाहर ले गए मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। तो हमारी तो टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हुई हैं, हमारी मतलब है कि वो जॉब्स क्रिएट हो ही नहीं रही हैं यूथ के लिए। तो अभी ये जो अपना घर वाली स्कीम है, वो उसमें कम से कम कोई 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो बुरुए कार आएंगी उसमें, और उसमें बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी। तो कितनी टाइम के अंदर में आपकी प्लानिंग? ये अब देखें, अभी पीछे रिनाला खुर्द में ओकाड़ा में गए थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे इनॉग्रेट किया, फिर इस्लामाबाद में किया। ये फेजेस में हो रहा है। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो 50 लाख हैं वो टारगेट है हमारा 5 साल का। तो वो स्टार्ट तो हो गई हैं स्कीम्स, लेकिन अभी 3 अजला में हुई हैं। अब इंशाल्लाह ताला ऐसा करके हम सब ने खान साहब पे 5 साल की ट्रस्ट किया है। बिल्कुल आप करें और टाइम दें, जोरे बाजू बने खान साहब के। 5 साल हैं हमने लिए हैं, और आप देखें अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर ये हमारा एक ही चांस है, और इंशाल्लाह ताला ना डिलीवर करने का तो कोई सोचे भी ना, क्योंकि खान साहब ने तो ज़िंदगी वक्फ कर दी है। और हमें भी उन्होंने यही कहा है कि अगर आपने लोगों के लिए कुछ ना किया तो फिर आप फारिग हैं। तो उनका अब मुझे याद है, ऐसे तो मैंने एक हमारी मीटिंग से उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो खान साहब सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि अच्छा बताओ गरीबों के लिए क्या किया है। अब ये जो शेल्टर होम्स है किस तरीके से ये पूरे पाकिस्तान में अब ये बनाए जा रहे हैं, तो ये तो गरीबों के लिए है ना, कि कोई खुले आसमान के नीचे किसी को सोना ना पड़े। तो यही जो एक शेल्टर होम मैंने कहीं से ये सुना था, मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है कि इसमें सिर्फ जो मुसाफिर हैं ना वो रह सकते हैं। मतलब अगर इस सिटी के, जैसे लाहौर की बात करें, तो इस सिटी के जो लोग हैं जो जिनके पास घर नहीं होगा या नहीं, देखिए ये बिल्कुल शेल्टर होम्स होमलेस के लिए, जिनका जो ये नहीं है कि वो परमानेंट उनको कोई जगह मिल गई, वो ये टेम्पररी एक शेल्टर है कि अगर आप बाहर से आए हैं। और मुसाफिर खाने ज़्यादा इसीलिए आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे हैं, अब तो अस्पतालों में भी हम बना रहे हैं। तो ये वाकई कोई परमानेंट घर नहीं है, ये वो है कि अब आप दूर से आए हैं, आपके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो आपको एक टेम्पररी ठिकाना जी कोई आपका सिटी से आया हुआ हो, जी जगह ना हो, उसके लिए जगह ना हो। अब जो यहाँ पे रह रहे हैं वो उनके लिए तो फिर अब उनके लिए तो फिर वो है कि जो अपना घर वाली स्कीम है वो जब लॉन्च होगी, जहाँ हो गई है वहाँ पे तो बहुत लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। और अब लाहौर में तो ये घर बनना शुरू हो जाएंगे और हो गए हैं, अब हो गए हैं। आपको पता है 400 अरब की तो हुकूमत ने लैंड रिक्लेम किया है। रेलवे का सारा जो लैंड है वो सारा कब्जा माफिया ने लिया हुआ था। जगह जगह से ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं ख़त्म करवाएगी। 400 अरब वर्थ का वो लैंड है। तो अब वो सारे वो स्कीम्स बनाने की सारी प्लानिंग अब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले महीनों में ये जगह जगह जाके प्राइम मिनिस्टर इसकी लॉन्च शुरू करेंगे, और ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके हैं उनमें ये पहले स्टार्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं उस्मा कादा साहिबा के घर पे और उनके साथ हम ईद गुजारने आए हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप देखिए।